नमस्कार दोस्तों, जौहर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ज्योग्राफी एक दिन मैंने सामान्य सा वीडियो डाला था। आज मैं उस वीडियो पे चर्चा करूंगा तथा आगे का अध्ययन जारी करेंगे। तो मैंने एक दिन बताया था कि राजस्थान का परिचय, उसमें मैंने नॉर्मल चीजें बताई थी, जैसे राजस्थान की दिशा कौन विश्व के संदर्भ में कौन से ग्लोब में स्थित है, तथा उसके साथ में मैंने ये बताया था कि राजस्थान का नामांकन हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या जानकारी मिलती है, इस चीज के बारे में तय किया था। आज हम छोटी सी आगे क्लास जारी रखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूंगा राजस्थान का नामांकन को लेकर। नामांकन में मैंने बताया था कि सबसे पहले अपना ऋग्वेद में मैंने बताया था, ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। क्या मिलता है? ब्रह्मवर्त। उसके बाद में मैंने बताया था कि रामायण में राजस्थान का नाम मिलता है मरुकांता। इसके बाद में मैंने बताया था नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात तथा राज रूपक में राजस्थान का नाम मिलता था राजस्थान, रायखान तथा रजवाड़ा। राजस्थान, रायखान एवं रजवाड़ा। फिर मैंने कुछ लिखित, आपको लिखित साक्ष्य भी बताए थे कि लिखित प्रमाण, जैसे मैंने बताया था बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही। इसमें मैंने बताया था कौन से वंश से संबंधित है, तो वंश के बारे में बताया था चावड़ वंश से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? चावड़ वंश। और चावड़ वंश एक राजपूतों का वंश हुआ करता था। किसका वंश हुआ करता था दोस्तों? राजपूतों का वंश हुआ करता था। इसके बाद में यहाँ राज्य की बात करें, कौन सी राज्य का संकलन था? तो ये वर्मलात। कौन से राज्य? तो वर्मलात। इस शिलालेख से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? राजस्थान का किस प्रकार का नाम मिलता है? तो उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान में बसंतगढ़ शिलालेख से हमें राजस्थान का मिलता है राजस्थान द्वितीय। क्या मिलता है दोस्तों? नाम देखें तो राजस्थान थाना द्वितीय, यहाँ से हमें नाम मिलता था राजस्थान का राजस्थान द्वितीय। इसका समय पूछे तो समय ध्यान रखना है, समय पूछे तो 625 ईसा पूर्व तथा विक्रम संवत में पूछे तो 682 विक्रम संवत। 625 ईसा पूर्व। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि बसंतगढ़ जो शिलालेख सिरोही में है, ये शिलालेख से हमें राजस्थान का नाम प्राप्त होता है। और राजस्थान का नाम जो हमें मिलता है वो राजस्थान द्वितीय मिलता है। कौन से वंश से संबंधित है? तो चावड़ वंश। कौन से राजा से संबंधित है? तो वर्मलात राजा से संबंधित है। कौन से ईस्वी का है? तो 625 ईस्वी। यदि विक्रम संवत में पूछे तो 682 विक्रम संवत में माना जाता है। इसके अलावा मैंने और बताया था आपको, मैंने एक आदमी का नाम बताया था 1800 ईस्वी में एक आदमी आया था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस राजस्थान आया और इसकी एक पुस्तक हुआ करती थी, ये भी मैंने आपको बताया था। इसकी पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरियल्स एंड मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये मैंने पहले बता रखा है। इसकी किताब का क्या नाम था? द मिलिट्री मेमोरियल्स एंड मिस्टर जॉर्ज थॉमस इसकी किताब का नाम था। इस किताब में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का नाम दिया था राजपूताना। क्या नाम दिया था दोस्तों? नाम दिया था राजपूताना। क्या दिया था? राजपूताना। इसमें नाम हमें क्या मिलता है? राजपूताना। क्यों कहा होगा? ऐसा कहने का रीजन क्या हो सकता है? तो ये जब ये आदमी 1800 ईस्वी में राजस्थान में आया होगा, तब यहाँ राजपूतों का शासन हुआ करता था, इसलिए जॉर्ज थॉमस के द्वारा इस राजस्थान का नाम क्या रख दिया गया? राजपूताना। इस किताब का एक लेखक हुआ करता था, जो मैंने आपको बताया था। इस किताब का जो लेखक था वो विलियम टैटलिन, मैंने पिछली वाली वीडियो में लिखवा रखा था। तो ये जॉर्ज थॉमस की मुख्य रूप से बात याद रखनी है कि जॉर्ज थॉमस कौन से सन में अपनी किताब में राजस्थान का नाम देता है? तो 1800 ईस्वी में। आदमी कौन है? जॉर्ज थॉमस है। किताब का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोरियल्स एंड मिस्टर जॉर्ज थॉमस किताब का नाम है। लेखक का नाम क्या है? विलियम टैटलिन इस लेखक का नाम है। इससे हमें कौन सा नाम मिलता है? तो राजपूताना हमें नाम मिलता है। आगे 1829 की बात है। 1829 में एक विद्वान आता है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड।
ये भी मैंने आपको बता रखा था कि 1829 ईस्वी में जो आदमी था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड, इसकी भी एक पुस्तक हुआ करती थी जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह किताब के जो लेखक थे वो भी विलियम क्रुप हुआ करते थे। कौन से लेखक थे? इस लेखक का क्या नाम था? विलियम क्रुप। इस पुस्तक से भी हमें जानकारी मिलती है कि राजस्थान का नाम क्या होना चाहिए? राजस्थान। तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थान। कौन सी पुस्तक से मिलता है? तो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। आपसे पूछे राजपूताना नाम कौन सी किताब से मिलता है? तो ध्यान रखना द मिलिट्री मेमोरियल्स एंड मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता रखी थी। आज आगे है दिशा एवं कोण। नेक्स्ट होगा दिशा एवं कोण। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के दिशा एवं कोण, यानी कि दिशा भी साथ में याद रखनी है और साथ में कोण भी याद रखने हैं। तो मैं एक छोटा सा चित्र बनाऊंगा, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। ये जो सबसे ऊपर दिशा है, जिस दिशा का नाम क्या है? उत्तर। ये सबसे नीचे जो दिशा है जिसका नाम क्या है? दक्षिण। और इस साइड जो दिशा है जिस दिशा का नाम है पूर्व, और इस साइड जो दिशा है जिसका नाम है पश्चिम। यानी कि मुख्य रूप से हमें पता है कि 4 दिशाएं हैं। सबसे ऊपर वाली उत्तर, उसके दक्षिण, सबसे नीचे वाली दक्षिण, तथा इस साइड जो है वो पूर्व और इस साइड जो है वो पश्चिम। ये तो होगी दिशा। आपको याद करना है कोण। तो उत्तर तथा पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व में कौन सा कोण है? तो याद रखना ईशान कोण। कौन सा कोण है? ईशान कोण। आपसे पूछे कि उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा कोण है? तो ध्यान रखना है ईशान कोण। कौन सा कोण है? ईशान। आपसे पूछे पूर्व पश्चिम, यानी दक्षिण पूर्व में ये दिशा होगी दक्षिण पूर्व। ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों? दक्षिण पूर्व। आपसे पूछे कौन सा कोण है? तो आग्नेय कोण। कौन सा कोण है? आग्नेय कोण। ये ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्वी जो दिशा है इस कोण को क्या कहते हैं? तो आग्नेय कोण। फिर बात आती है दक्षिण पश्चिम। ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा को कौन सा कोण कहते हैं? तो ध्यान रखना नेतृत्व कोण। कौन सा कोण कहते हैं? नेतृत्व कोण। तो ये 3 कोण हो गए। फिर बात आती है उत्तर पश्चिम। ये दिशा है उत्तर पश्चिम, और इसमें जो कोण बनता है जिसको कहा जाता है वायव्य कोण। कौन सा कोण कहा जाता है? वायव्य कोण। ध्यान रखना है सबसे ऊपर वाली जो दिशा है उसको उत्तर दिशा कहते हैं, सबसे नीचे वाली जो दिशा है उसको दक्षिण दिशा कहते हैं, इस साइड में जो दिशा है उसको पूर्व दिशा कहते हैं, इस साइड में जो दिशा है उसको पश्चिमी दिशा कहते हैं। उत्तर पूर्व में कौन सा कोण है? तो ध्यान रखना उत्तर पूर्व में जो कोण बनता है जिस कोण का नाम है ईशान कोण। फिर आपसे पूछे कि दक्षिण पूर्व में कौन सा कोण है? तो ध्यान रखना आग्नेय कोण। फिर आपसे पूछे दक्षिण पश्चिम में कौन सा कोण है? तो नेतृत्व कोण। फिर आपसे पूछे पश्चिम उत्तर पश्चिम में कौन सा कोण है? तो ध्यान रखना है वायव्य कोण। ये कोण मैंने इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि राजस्थान की दिशा, ग्लोब में दिशा, और उसके बाद में ग्लोब में इसकी स्थिति, यानी कि कौन सी दिशा में। तो सबसे पहले आपसे यदि ऐसा क्वेश्चन करें कि राजस्थान की स्थिति है या दिशा है, तो आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि विश्व में राजस्थान की स्थिति कौन सी थी? उत्तर पूर्व। विश्व में कौन सी थी? उत्तर पूर्व। फिर मैंने बताया था कि एशिया में राजस्थान की स्थिति कौन सी थी? तो एशिया में दक्षिण पश्चिम। एशिया में राजस्थान की स्थिति कौन सी थी? दक्षिण पश्चिम। फिर मैंने बताया था भारत में राजस्थान की स्थिति तो उत्तर पश्चिम। ये मैंने 3 दिशाएं बताई थी। आपसे ये सीधा क्वेश्चन, डीप से डीप क्वेश्चन पड़ता है तो ये पूछा जाए कि राजस्थान के संदर्भ में असंगत है, तो आपको देखना है कि उत्तर पूर्व यानी कि इस दिशा में राजस्थान स्थित है। फिर आपसे पूछे एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इस दिशा में राजस्थान स्थित है। इसके बाद में पूछे उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आग्नेय कोण। यानी कि एशिया, भारत तथा वर्ल्ड में
किसी भी क्षेत्र में दक्षिण पूर्व में राजस्थान की स्थिति नहीं है। इसलिए ये दिशा भी याद करनी है, साथ में कोण याद करना है, क्योंकि मैंने सबसे पहले यह दिखाया था कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व है, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम है, तथा भारत के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व है। आपसे यदि सीधा सीधा बड़ा से बड़ा डीप से डीप क्वेश्चन बने तो यही पूछ सकता है कि राजस्थान की स्थिति है या स्थिति में असंगत है, तो सीधा सीधा इसका आंसर निकल के आ जाएगा आग्नेय कोण, या तो कोण पूछेगा या फिर दिशा पूछेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखो दोस्तों, मैंने कोण बता दिए, दिशा बता दी। अब अपन आते हैं राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति, राजस्थानी आकृति में ध्यान रखना है, एक आदमी था टीएच हैंडले। टीएच हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसी है? इसने अपना एक शब्द लिखा था जिसका नाम है रोम्बोस। रोम्बोस शब्द का प्रयोग किया था और रोम्बोस शब्द का अर्थ होता है विषम कोणीय। चतुर्भुज, या आप इसको कह सकते हैं पतंगाकार। इसको आप क्या कह सकते हो? पतंगाकार। टीएच हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के अनुसार, आकृति के अनुसार, या इसको कह सकते हो पतंगाकार। आगे बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? राजस्थान का क्षेत्रफल। आपसे पूछे भारत के संदर्भ में राजस्थान कितना प्रतिशत है? भारत के संदर्भ में राजस्थान का क्षेत्रफल, भारत के संदर्भ में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41%। कितना है दोस्तों? 10.41%। आपसे पूछे विश्व के संदर्भ में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखना विश्व के संदर्भ में राजस्थान का क्षेत्रफल, तो ध्यान रखना 0.25% है। कितना है दोस्तों? 0.25%। आपसे पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल, राज्य का क्षेत्रफल वर्ग मील में, किसमें? वर्ग मील में। तो ध्यान रखना दोस्तों, वर्ग मील में जो राजस्थान का क्षेत्रफल है 139 वर्ग मील। कितना है दोस्तों? 139 वर्ग मील। आपसे सीधा सीधा पूछे राजस्थान की आकृति टीएच हैंडले के अनुसार किस प्रकार की है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज, या आप ऐसे कह सकते हो कि पतंगाकार। आपसे पूछे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछे भारत के संदर्भ में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 10.41। विश्व के संदर्भ में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 0.25। फिर आपसे पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, तो 139 वर्ग मील राजस्थान का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के उत्तरीतम जिला तथा राजस्थान का दक्षिणतम जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला कौन कौन सा है और कौन कौन से गांव है, कौन कौन सी तहसील है। तो मैं एक चित्र बनाऊंगा। ये मैंने इस प्रकार से राजस्थान बनाया। सबसे ऊपर में दिशा है जिसका नाम है उत्तर दिशा, और सबसे नीचे है जिसका नाम है दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा दोस्तों? दक्षिण दिशा। इस साइड में जो दिशा है जिसका नाम है पूर्व दिशा, और इस साइड में जो दिशा है जिसका नाम है पश्चिमी दिशा। आपसे यूं पूछे कि राजस्थान का उत्तरीतम जिला कौन सा है, तो
तो ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तर दिशा में सबसे ऊपर में जो जिला स्थित है, जिस जिले का नाम है गंगानगर, जिस जिले का नाम क्या है, गंगानगर। आपसे पूछे तहसील कौन सी है, तो भी दोस्तों याद रखना है गंगानगर तहसील। तहसील का नाम भी क्या है दोस्तों, गंगानगर। सबसे उत्तरीतम जिला कौन सा है, गंगानगर। उत्तरीतम तहसील कौन सी है, गंगानगर। आपसे पूछे गांव कौन सा उत्तरीतम, तो याद रखना कोणा गांव। कौन सा गांव दोस्तों, कोणा गांव। अर्थात आपसे पूछे कि राजस्थान का उत्तरीतम गांव कौन सा है, कोणा गांव। राजस्थान की उत्तरीतम तहसील कौन सी है, गंगानगर। राजस्थान का उत्तरीतम जिला कौन सा है, तो भी दोस्तों गंगानगर। बात करते हैं दक्षिण में। दक्षिण में अपना जिला है, जिस जिले का नाम है बांसवाड़ा। जिले का नाम क्या है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा की तहसील है जिसका नाम है कुशलगढ़। बांसवाड़ा की जो तहसील है दोस्तों, जिस तहसील का नाम क्या है, कुशलगढ़। और कुशलगढ़ से भी काम नहीं बड़े, ध्यान रखना है कि आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान का दक्षिणतम गांव कौन सा है, तो ध्यान रखना है दोस्तों गोलकुंडा। आपसे पूछे कि राजस्थान का दक्षिणतम गांव कौन सा है, गोलकुंडा। राजस्थान की दक्षिणतम तहसील कौन सी है, तो कुशलगढ़। और राजस्थान का दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना दोस्तों कौन सा है, बांसवाड़ा जिला। आपसे पूछे पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला दोस्तों धौलपुर है। पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। और आपसे पूछे कि पूर्वी तहसील कौन सी है, तो ध्यान रखना दोस्तों राजाखेड़ा। कौन सी तहसील है, राजाखेड़ा। यानी कि पूर्वी तहसील कौन सी हो जाएगी, राजाखेड़ा। फिर भी आपसे पूछे कि पूर्वी गांव कौन सा है, तो ध्यान रखना दोस्तों सिलाना गांव। पूर्वी जिला धौलपुर, पूर्वी तहसील राजाखेड़ा, पूर्वी गांव सिलाना गांव। सबसे उत्तर में गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर। तहसील में देखिए, उत्तर में गंगानगर, दक्षिण में कुशलगढ़ और पूर्व में राजाखेड़ा। गांव पूछे सबसे उत्तर में कोणा गांव, दक्षिण में पूछे तो गोलकुंडा और पूर्व में पूछे सिलाना गांव। यहाँ पश्चिम दिशा में, पश्चिम में अपना जिला है, जिस जिले का नाम है जैसलमेर। जिले का नाम क्या है दोस्तों, जैसलमेर। और जैसलमेर की एक तहसील है जिसका नाम है सम तहसील। और सम तहसील में जो गांव है जिसका नाम है कटरा गांव। क्या नाम है, कटरा गांव। आपसे पूछे पश्चिमतम जिला कौन सा है, जैसलमेर। पश्चिमतम तहसील कौन सी है, सम तहसील। और पश्चिमतम गांव कौन सा है, तो कटरा गांव। ये मुख्य रूप से उत्तर दक्षिण पूर्व तहसील, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में स्थित जो जिले हैं, तहसील है तथा गांव है, इसके बारे में जानकारी है। आपसे पूछे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि उत्तर गंगानगर से लगा के लास्ट बांसवाड़ा तक राजस्थान की कितनी लंबाई है, तो लंबाई में देखें तो लंबाई में राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है दोस्तों, 826। यानी कि कहां से कहां तक, ये जो लंबाई है गंगानगर से बांसवाड़ा तक, ये लंबाई दोस्तों कहां से कहां तक है, गंगानगर से लगा के बांसवाड़ा तक। आपसे पूछे चौड़ाई, तो ध्यान रखना है दोस्तों चौड़ाई। चौड़ाई कहां से कहां तक, जैसलमेर से धौलपुर तक। तो ध्यान रखना दोस्तों 869 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। आपसे पूछे राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, यानी कि कहां से कहां तक, जैसलमेर से लगा के धौलपुर के बीच में राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, यानी कितने किलोमीटर है, तो 869। आपसे पूछे एक क्वेश्चन और भी बढ़ता है दोस्तों, उसमें ध्यान रखना है कि राज्य की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर। लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर। तो दोस्तों ध्यान रखना है 869 में से माइनस करने हैं 826। कितने माइनस करने हैं, 826। तो कितने बचते हैं, 43 किलोमीटर। इसका मतलब सीधा सीधा ये याद रखना है दोस्तों कि राजस्थान की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर कितना है, लंबाई तथा चौड़ाई में 43 किलोमीटर अंतर है। यानी कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो कितना किलोमीटर का अंतर आता है दोस्तों, 43 किलोमीटर का अंतर आता है। यह चीज
समझ में आ गई होगी कि मैंने जो उत्तरीतम जिले, दक्षिणतम जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, ये सारी चीजें बता दी है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई बताई। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस वीडियो को खोल के वापस देख ले, आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, 1 मिनट का समय है। आगे देखो दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको कि राजस्थान की ये आकृति अभी मैंने आपको बताई थी। यहाँ जिला लिखा था गंगानगर और यहाँ जिला लिखा था मैंने बांसवाड़ा और यहाँ जिला लिखा था मैंने जैसलमेर और यहाँ जो जिला लिखा था जिसका नाम है धौलपुर। ये मैंने आकृति अभी आपको बताई थी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ राजस्थान की अक्षांश तथा देशांतर। राज्य के अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। राजस्थान के अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार, यानी कि राजस्थान कितने अक्षांशों से कितने अक्षांशों तक है तथा कितने देशांतरों से कितने देशांतर है। सबसे पहले देखते हैं अक्षांश रेखाएं। देखो दोस्तों, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश किसे कहते हैं? पहली बात तो ये आती है कि अक्षांश किसे कहते हैं। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाएगा दोस्तों? अक्षांश। ऐसे भी यदि याद नहीं रहता तो आपको याद रखना है, जैसे वर्णमाला में अपन अ इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं अ की ये वाला जो भाग है, ये जो अपन लाई कर रहे हैं, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। और ये कौन सी दिशा है? पूर्व। ये कौन सी दिशा? अ में ये जो लाइन आ रही है आटी, जिस लाइन इस साइड जो दिशा है, जिस दिशा को क्या कहते हैं? पश्चिम। और इस साइड जो दिशा है उस दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व। या तो आप ऐसे बोल दो कि पश्चिम से पूर्व, या आप ऐसे बोलो कि पूर्व से पश्चिम। यानी कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाएगा? अक्षांश रेखाएं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अक्षांश रेखाएं कहा जाएगा। दूसरी बात ये कि कुल अक्षांश कितने हैं और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है। यहाँ से मैं ग्लोब बना रहा हूँ, उस आधार पे आपको समझना है। ये मैंने ग्लोब बना दिया पृथ्वी, इसके बीचों बीच में मैं ये एक रेखा कर रहा हूँ जिसको कहा जाता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। तथा दूसरा जो है उसमें इसी रेखा को कहा जाता है, इसी रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। इसी रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। एक मैंने ग्लोब बनाया, ग्लोब के बीचों बीच में एक रेखा करी, जिस रेखा को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री, या इसको इसी को ही कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एक ही बात है सारी, बीचों बीच में रेखा करी, इसी रेखा को क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। इसी रेखा को क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। और इसी रेखा को क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी कि मैंने ये जो दिशा है, जिस दिशा का नाम क्या है? पश्चिम। और ये जो दिशा है, जिस दिशा का नाम क्या है? पूर्व। मैंने एक आडी लाइन कर ली, इसका मतलब पश्चिम से पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाओं को मैंने बताया था कि अक्षांश कहते हैं। दूसरी बात ये कि ये मैंने जैसे ही इसको 2 भागों में किया तो इस पृथ्वी के कितने भाग बढ़ गए? 2 भाग बढ़ गए। कितने भाग बढ़ गए दोस्तों? 2 भाग। सबसे ऊपर में जो मैंने दिशा दिखाई थी वो कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। और ये कौन सी दिशा थी? दक्षिण दिशा। इस दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा। ये जो दिशा थी उस दिशा को क्या कहते हैं? उत्तरी दिशा। यहाँ जो दिशा है जिस दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व दिशा। और यहाँ जो दिशा है जिस दिशा को क्या कहते हैं? पश्चिमी दिशा। अब देखना दोस्तों, इस पृथ्वी को मैंने 2 भागों में काट दिया, यानी कि बीचों बीच में रेखा करी, तो ये पृथ्वी कितने भागों में हो गई? 2 भागों में। उत्तर वाले एक भाग तो ये बन गया और एक भाग दोस्तों ये बन गया। इस भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। इस भाग को दोस्तों क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो भाग है दक्षिण दिशा है, तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध।
मैंने पृथ्वी ली, पृथ्वी को बीचों बीच में से काटा। जब मैंने बीचों बीच, जैसे अपने सेब होती है, एप्पल जो होता है, एप्पल को बीचों बीच में से काटे तो एप्पल के भाग कितने हो गए? 2 भाग हो गए। एक भाग तो ऊपर रह गया, एक भाग नीचे रह गया। ऊपर रह गया इसका मतलब ऊपर वाली जो दिशा थी, जिस दिशा को क्या कहते थे? उत्तर दिशा। एक ऊपर जो उत्तर दिशा है उसको तो कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग रह गया था और दिशा कौन सी है? दक्षिण, तो इसको क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। इसके बाद में हमें ये पता है कि उत्तरी गोलार्ध में तो 23.5 डिग्री पर एक रेखा और है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री पर एक रेखा और है, यानी कि 2 रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे कंफ्यूज की बीमारी है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, और दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है वो रेखा कौन सी है? तो देखो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है उस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहा जाता है दोस्तों? कर्क रेखा। और दक्षिण गोलार्ध में जो है जिसको कहा जाता है मकर रेखा। दक्षिण गोलार्ध में भी जो रेखा है, जिस रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री अक्षांश पे स्थित है, यानी कि ये भी 23.5 पे है और ये भी 23.5 डिग्री पे है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर वाली कौन सी है, नीचे वाली कौन सी है। ऐसे याद नहीं हो तो ध्यान रखना। वापस में वर्णमाला पे लेके आऊंगा। जैसे वर्णमाला पढ़ते हैं तो क पहले आएगा कि म पहले आएगा, तो ध्यान रखना। आपने वर्णमाला पढ़ते हैं तो सबसे पहले क आता है, फिर बाद में म आएगा। तो क पहले आया इसका मतलब क ऊपर है, तो क ऊपर है इसका मतलब ऊपर वाले गोलार्ध में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो नीचे वाले गोलार्ध में कौन सी रेखा हो जाएगी? मकर रेखा। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। फिर मैंने ये बताया कि अपने को इस बात की नॉलेज है कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि भारत को 2 समान भागों में काटती है। भारत के मुख्य रूप से 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। इसका मतलब ये है, इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पे अपने राजस्थान की स्थिति जो बढ़ती है, ये स्थिति यहाँ क्यों नहीं बनी? तो आप कभी वर्ल्ड का मैप उठा के देख लेना कि इस साइड जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ एशिया आता है। तो एशिया का जो स्थिति है इस दिशा में, यानी कि एशिया की स्थिति इस दिशा में बढ़ती है। जब एशिया में एक भारत देश है और भारत में ही राजस्थान है, यानी कि अपन ये समझे कि ये एक प्रकार का भारत है, ये एक प्रकार का मैं बना देता हूँ भारत, ये मैंने बना दिया भारत, यानी कि भारत के बीचों बीच से गुजरी कर्क रेखा। यानी कि अपन को ये पता है कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। तो अपने को ये पता है कि भारत में ही राजस्थान की स्थिति, मैंने इस दिशा में बताया था कि भारत में राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है, तो भारत में राजस्थान उत्तरी पश्चिम दिशा में स्थित है। मैंने ये भी लिखवाया था कि वर्ल्ड में राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। तो ये जो मैंने भारत बनाया वो कौन सी दिशा में? उत्तरी पूर्वी दिशा में। अब इसी में ही अपना राजस्थान यहाँ पे, ये मैंने जो बोला किया वही राजस्थान, यानी कि भारत की उत्तर तथा पश्चिमी दिशा, उत्तर पूर्वी दिशा में। तो अपने को इस चीज का भी नॉलेज है कि भारत के मध्य से तो गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा अपने राजस्थान के दक्षिण से भी गुजरती है। कहां से गुजरती है? दक्षिण। मैंने जो बताया था कि भारत के उत्तरी पूर्वी दिशा में कौन सा अपना प्यारा राजस्थान स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में। अपने को इस चीज की नॉलेज मैंने अभी बताया कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, लेकिन राजस्थान से ये भी नॉलेज है कि राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। यानी कि राजस्थान से कहां से गुजरती है? दक्षिण से गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिण तथा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। यानी कि अपने को ये पता है कि कर्क रेखा अपने डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आसपास से गुजरती है, यानी कि अपने राजस्थान की स्थिति यहाँ पे, ये जो मैंने बनाया है वहां राजस्थान की स्थिति है। अब ये बता, अपन को ये देखना है कि अक्षांश किसे कहते हैं। मैंने ये बताया, ये सारी की सारी मैं जो रेखाएं कर रहा हूँ वो सारी की सारी एक प्रकार की क्या है? अक्षांश रेखा। इस प्रकार से, यानी कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से मैंने जितनी भी रेखाएं खींची है, सारी की सारी रेखाएं कितनी है? वो सारी रेखाएं कौन सी है? सॉरी, अक्षांश रेखाएं। आपसे यूं पूछे कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? एक तो है कुल अक्षांश, एक आपसे पूछ सकता है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या। दो चीजें यहां पे देखो, एक मैं यहां छोटा सा बनाऊंगा, ये जो मैंने एक छोटा सा ग्लोब बना दिया वापिस, यही चीज मैंने यहाँ बीच में से काट दिया, इसके भाग वापिस मैंने 2 कर दिए, एक था उत्तरी गोलार्ध, एक था दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ इसमें इस प्रकार से ऐसी लाइनें सारी खींची हुई है, और ये सारी रेखाएं कितनी है? 90। ये रेखाएं कितनी है टोटल? 90। ऐसी कैसी 90 यहाँ पे, यानी कि 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में। तो 90 कितनी होगी? 180। और बीचों बीच में मैंने एक रेखा और खींची थी, यानी कि टोटल कितनी होगी? 181। ये है अक्षांश। ये टोटल क्या है?
अक्षांश, यानी कि आपसे पूछे कि कुल अक्षांश कितने हैं, टोटल अक्षांश इस पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांश कितने हैं, तो ध्यान रखना 181। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर अलग होगा। जैसे मैंने ये कर दिया वापस ब्लॉक, यहां से मैं ये चला, इस प्रकार से चलते जाएंगे, लास्ट में यहाँ 89 होगा, 89 के बाद में लास्ट में यहाँ 90 होगा। लास्ट में एक तो यहाँ 90 वाला और यहाँ 90 वाला, दोनों जगह पे पॉइंट है। अपन रेखा, इस चीज को रेखा कह सकते हैं, इसको रेखा थोड़ी कह सकते हैं। यानी कि 181 में से 2 पॉइंट को हटा दो, एक तो ये 90 वाला पॉइंट और ये एक 90 वाला पॉइंट अक्षांश, इन दोनों को हटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 179। कितनी हो जाएगी, 179। ये इस चीज का ध्यान रखना, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो टोटल अक्षांश कितने हैं, 181। लेकिन आपसे पूछे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो ऊपर वाला 90 छोड़ देना और नीचे वाला 90 छोड़ के सारी अक्षांश रेखाएं खींची हुई, यानी कि इस प्रकार से रेखाएं खींची हुई, तो 179 कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179। फिर मैंने बताया, अब आगे देखो, मैंने राजस्थान का अक्षांश देखना है, तो राजस्थान का अपना अक्षांश विस्तार कितना है, राजस्थान का अक्षांश विस्तार। देखो दोस्तों, राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये लाइन आपको 100% याद रखनी है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार माना जाता है। इसका मतलब यहाँ देखना, वापस इस नक्शे पे आना कि ये जो अपना 23 डिग्री 03 मिनट, यानी कि ये 0 था, 0 से यहाँ 1 2 ऐसे रेखाएं खींची जाएगी, 1 2 3 4। जहां अपना बांसवाड़ा जिले का कौन सा, बोरकुंडा गांव, कौन सा गांव, बोरकुंडा गांव, जहां स्पर्श करता है किस, कौन सी अक्षांश से स्पर्श करता है, यानी कि यहां से इस प्रकार की रेखा चलेगी। ये रेखा लास्ट में यहां जो टच करती है, ये रेखा है 23 डिग्री 03 मिनट। ये रेखा कौन सी है, 23 डिग्री 03 मिनट रेखा है। यानी कि अपना राजस्थान प्रारंभ कहां से होता है, अक्षांशों के संदर्भ में पूछे तो ध्यान रखना 23 डिग्री 03 मिनट से यहां से स्टार्ट, यानी कि यहां टच हुआ, यहां से ये अक्षांश चलती गई, लास्ट में यहां जो खत्म होती है वो है 30 डिग्री 12 मिनट। कितनी है दोस्तों, 30 डिग्री 12 मिनट। यानी कि बोरकुंडा गांव जहां अक्षांश स्पर्श करी वो अक्षांश कौन सी है, 23 डिग्री 03 मिनट। और लास्ट में गंगानगर कोणा गांव में जो लास्ट अक्षांश है, जिस अक्षांश का नाम क्या है, 30 डिग्री 12 मिनट। फिर बात आती है कि 23 डिग्री 03 मिनट के पीछे उत्तरी अक्षांश क्यों लगा और इसके पीछे भी उत्तरी अक्षांश क्यों लगा, तो उसका कारण यहाँ देखना कि यहाँ मैंने बताया है कि ये जो अक्षांश है 0 डिग्री से ऊपर वाले जो अक्षांश है वो उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश है, तथा 0 डिग्री से दक्षिण वाले जो अक्षांश है वो दक्षिण गोलार्ध के अक्षांश है। अपन को ये देखना है कि अपना भारत कौन से गोलार्ध में था, उत्तरी गोलार्ध में था। कौन से गोलार्ध में था, उत्तरी गोलार्ध में। तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि ये सारी जो अक्षांश रेखाएं चलेगी वो कौन से गोलार्ध की है, उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए इसके पीछे क्या लगता है, उत्तरी अक्षांश। यानी कि ये 23 डिग्री 03 मिनट से लगा के 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश जो है वो उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश है, इसलिए इसके पीछे क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश। यानी कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार माना जाता है। आपसे एक चीज और याद रखनी है कि आपसे पूछे कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार में अंतर, इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है दोस्तों कि राजस्थान का 23 डिग्री 03 मिनट से राजस्थान प्रारंभ होता है बांसवाड़ा बोरकुंडा से, फिर खत्म होता है कौन से अक्षांश पे, 30 डिग्री 12 मिनट। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो अपने को पता होना चाहिए कि इसमें क्या करनी है, बाकी करनी है। यानी कि कैसे करोगे, 23 डिग्री 12 मिनट, ये 23 डिग्री 12 मिनट में उसमें से 23 डिग्री 03 घटा लोगे तो 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। यानी कि 9 और यहाँ कितने बचेंगे, 7 डिग्री 09 मिनट का क्या होगा, अंतर आएगा। यानी कि राजस्थान में कुल कितने अक्षांश हैं, 60 डिग्री 09 मिनट। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है दोस्तों।
अक्षांश विस्तार का मतलब ये हो कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ हो रहा था और खत्म कहाँ हो रहा था, 30 डिग्री 12 मिनट में खत्म हो रहा था। तो इसके बीच में बांसवाड़ा से लगा के गंगानगर के बीच में कितने अक्षांश है, तो अक्षांश कितने हैं, 60 डिग्री और 09 मिनट। ये चीज आपको दोबारा देखनी है, देख लेना आराम से, इस वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, लेकिन इसको मुख्य रूप से याद रखना किसी भी भर्ती के लिए अक्षांश और अक्षांश में अंतर। फिर बात आती है, मैं आगे ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, फिर मैं आगे चलूं। देखो दोस्तों, अक्षांश विस्तार मैंने समझा दिया है, अब मैं लेता हूं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय राज्य का देशांतरीय विस्तार, राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। देखो दोस्तों, देशांतरीय विस्तार राजस्थान का कहां से कहां तक है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगा के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर किसे कहते हैं, उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाएगा, देशांतर रेखा कहा। जैसे आपने छोटी क्लास 11वीं-12वीं की क्लास में देखा होगा, इस प्रकार का ग्लोब, एक तो इस प्रकार की आडी रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती है टोटल। फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि इस प्रकार की एक सीधी रेखा होती है, उसके चारों तरफ इस प्रकार से रेखाएं मिलाई हुई होती है। ये जो रेखाएं इस प्रकार की रेखाएं होती है सीधी रेखाएं, यानी कि ये सीधी रेखाएं उनको कहा जाता है देशांतर रेखा। यानी कि ये कौन सी दिशा है, उत्तर, और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाएगा, देशांतर रेखा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, देशांतर रेखा। जैसे ऐसे भी याद नहीं रहे, अक्षांश और देशांतर की परिभाषा याद नहीं रहे, तो एक और तरीका है, जैसे अपन द इस प्रकार से लिखते हैं, तो ऐसे याद रखो, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। द जैसे लिखते हैं, द का नीचे वाला भाग नीचे कर लो, यानी कि द के ऊपर वाला उत्तरी दिशा और ये दक्षिण दिशा, यानी कि इस प्रकार से जो रेखा खींची जाएगी वो सारी की सारी कौन सी है, देशांतर रेखा है। यहाँ मैं एक चित्र और बनाऊंगा, यहाँ देखो, ये मैंने बीचों बीच में इस प्रकार की एक पृथ्वी बना दी और बीचों बीच में एक रेखा खींच ली। इस प्रकार से मैंने ये रेखा खींची, इस पृथ्वी को मैंने ऐसे काटा। अब ऐसे काटा तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, और ये कौन सी दिशा है, पश्चिमी दिशा। ये कौन सी दिशा है दोस्तों, पश्चिमी दिशा। अब मैंने इस पृथ्वी को ऐसे काटा तो पृथ्वी के दो भाग और बढ़ गए, यानी कि ये एक तो इस साइड वाला बढ़ गया, यानी कि कौन सी दिशा वाला, पूर्व वाला, और एक इस साइड बढ़ गया, कौन सी दिशा वाला, पश्चिमी दिशा। तो पश्चिम साइड बढ़ा है, उसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पश्चिमी गोलार्ध। और पूर्व साइड में जिसको कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध। क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध। यानी कि पृथ्वी को बीचों बीच से मैंने सीधा काटा तो इसके कितने भाग बढ़ गए, दो भाग बढ़ गए। एक तो इस साइड में जो दिशा है, जिस दिशा को पूर्व कहा जाता है, और इस दिशा में जो दिशा है जिसको पश्चिमी कहा जाता है। इस दिशा में जो दिशा गोला बढ़, इस दिशा का जो भाग है उसको कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध, और इस दिशा में जो भाग है जिसको कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। अब मैंने यहाँ बताया था कि ये 0 डिग्री रेखा थी, और यहाँ 23.5 डिग्री पर अपना कौन सा था, राजस्थान था, 23 डिग्री 03 मिनट, यानी कि राजस्थान की स्थिति यहाँ पे हुआ करती थी। अब मेरे को ये बताओ कि इस दिशा में, यानी कि राजस्थान का है इस भाग में, यानी कि मैं मान लूं यहाँ पे ये अपना प्यारा सा राजस्थान बना हुआ इस प्रकार से, ये राजस्थान है। अब ये क्या कह रहे हैं, मैंने ये बता दिया, ये चीज समझ में आ गई, देशांतर कौन सा और गोलार्ध किस प्रकार से बने। देशांतर सीधी रेखाएं, जितनी भी ये सीधी रेखाएं सारी की सारी कौन सी है, देशांतर रेखाएं। इसको मैंने बीच में से काटा, दो भाग बने, इस साइड में जो दिशा है पूर्व दिशा, इस साइड में जो दिशा है पश्चिमी दिशा। इस साइड में जो भाग बनेगा उसको पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, क्योंकि ये दिशा कौन सी है, पूर्व है। इस साइड में जो भाग बनेगा
जिसको पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा, क्योंकि ये दिशा कौन सी है, पश्चिमी दिशा। अब देखो साहब, यहाँ जो मैंने किया था ये 23.5 डिग्री पे अपना कर्क रेखा थी, और वहां से अपना राजस्थान अक्षांश विस्तार में बताऊंगा। राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि इस दिशा में, तो राजस्थान अपना इस दिशा में आ गया। अब अपन को ये देखना है कि देशांतर राजस्थान का प्रारंभ कहां से होता है, तो 69 डिग्री 30 मिनट, यानी कि यहाँ से कोई आदमी यहाँ खड़ा है, इस आदमी को राजस्थान में जाना है, तो ये यहाँ पर अपना जिला कौन सा था, जैसलमेर। ये जैसलमेर तक पहुंचेगा तो कौन सा देशांतर चलता है, 69 डिग्री 30 मिनट, यानी कि इस गोलार्ध में भी कितने देशांतर है, 180, और इस गोलार्ध में भी कितने देशांतर है, 180 180 कितने हो गए, 360, यानी कि कुल देशांतरों की संख्या भी कितनी है, 360। तो यहाँ से जो आदमी चलेगा, यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है, जहां जैसलमेर तक पहुंचेगा तो वहां कौन से देशांतर चल रहे हैं, 69 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ से इसको जाना है धौलपुर, और धौलपुर तक जाएगा तो वहां कौन से देशांतर चल रहे हैं, 78 डिग्री 17 मिनट, यानी कि कोई आदमी प्रवेश कहां से करेगा, 69 डिग्री 30 से करेगा, और लास्ट कहां तक जाएगा, 78 डिग्री 17 मिनट। कौन सा जिला, धौलपुर, और ये कौन सा जिला प्रवेश करेगा, जैसलमेर। देखो इसके पीछे पूर्वी देशांतर क्यों लगा, एक बात मैंने पहले भी बताया अक्षांश में कि उत्तरी अक्षांश क्यों लगा, और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि पूर्वी देशांतर क्यों लगा। तो पूर्वी देशांतर का मतलब ये है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध। इसका मतलब राजस्थान कौन से देशांतरों में, पूर्वी देशांतर, इसलिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। फिर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के राज्य के देशांतरीय विस्तार में अंतर, ये भी साथ में याद रखना है कि राज्य के देशांतरीय विस्तार में अंतर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अपना जैसलमेर था यहाँ, और यहाँ अपना धौलपुर था, यहाँ जो स्पष्ट कर रही है वो कौन सी है, 69 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ जो खत्म हो रही है वो कौन सी है, 78 डिग्री 17 मिनट। इन दोनों के बीच में कितने देशांतर है, यानी कि 69 30 से लगा के 78 17 तक कितने देशांतरों के बीच में राजस्थान स्थित है, यानी कि जैसलमेर से लगा के धौलपुर के बीच में। तो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, बाकी करेंगे, 78 17 में से 69 30 को घटाएंगे, तो इसमें बाकी करने से निकल के आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। कितना निकल के आ जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। इसका क्या होगा, अंतर होगा, यानी कि कितने देशांतरों में विस्तृत है, 8 डिग्री 47 मिनट में। कितने देशांतरों में, 8 डिग्री 47 मिनट। आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा खोल के देखें। धन्यवाद। हेलो, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय जवाहर मेरे दोस्तों। और ज्योग्राफी की क्लास आपकी लगा दी है मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर जवाहर क्लासेस की ओर से। और दोस्तों जो आपकी ज्योग्राफी की जो राजस्थान का भूगोल का जो सेशन चल रहा है, वो आपको जो ज्योग्राफी की क्लास है वो पसंद आ रही है या नहीं आ रही दोस्तों, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी ओर से मुझे ऐसा लगा है कि सर की ओर से जो कंटेंट दिया गया है वो बेस्ट दिया गया है दोस्तों। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को ऊपर और ले जाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है दोस्तों। मेरी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ और आप भी आपकी जिम्मेदारी निभाइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो के साथ। मैं भी आपसे रूबरू होऊंगा आर्ट एंड कल्चर क्लास संस्कृति की क्लास लेकर। और तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद और जय जवाहर दोस्तों। राधे राधे।